हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 2। आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिससे आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जल्दी ही मैं इसका पार्ट 3 लेके आऊंगी। पार्ट 3 मैं आपके लिए एग्जाम से पहले लेके आने की कोशिश करूंगी, तो 23 सितंबर मॉर्निंग तक मैं आपके लिए पार्ट 3 वीडियो लेके आऊंगी। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल पे ये इंपॉर्टेंट वीडियोस नहीं देखे हैं, लास्ट 6 मंथ का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो और टॉप 500 एमसीक्यूज ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस और अप्रैल से सितंबर तक का जो अभी हमारा कंटिन्यू है करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके, जिसके 2 पार्ट आ चुके हैं और रिमेनिंग पार्ट में जल्दी आपके लिए लेके आऊंगी। और कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस यानी कि कंप्लीट स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो भी आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये वीडियो आपके आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोग जरूर हमारे चैनल पे जाके देखिए, इससे आपको जरूर मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च द वाइस पीओएस गो पीओएस डिवाइस। तो वाइस पीओएस गो पीओएस डिवाइस किस बैंक ने लॉन्च किया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वाइस पीओएस गो पीओएस जो डिवाइस है, ये डिवाइस लॉन्च किया है कर्नाटक बैंक ने। किस बैंक ने डिवाइस लॉन्च किया है? कर्नाटक बैंक ने ये डिवाइस लॉन्च किया है, जिसका नाम है वाइस पीओएस गो पीओएस डिवाइस। सबसे पहले हम जान लेते हैं पीओएस डिवाइस के बारे में। तो पीओएस डिवाइस का फुल फॉर्म क्या है? पीओएस का यहाँ पे पीओएस का फुल फॉर्म है पॉइंट ऑफ सेल। और पीओएस डिवाइस से कितने टाइप के पेमेंट यहाँ पे मैं आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये 3 टाइप के पेमेंट हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वाइप। जो फर्स्ट पेमेंट है वो कार्ड स्वाइप करके होता है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है। आपने किसी भी पीओएस डिवाइस में शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते वक्त कार्ड स्वाइप करके पेमेंट किया होगा, उसमें आपको दिख रहा है इस पिक्चर में कि कार्ड स्वाइप करके पेमेंट हो रहा है। तो इस कार्ड में जो आपको ब्लैक स्ट्रिप्स दिख रही है, ये ब्लैक स्ट्रिप्स, ये MICR है। इस ब्लैक स्ट्रिप में MICR का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसका फुल फॉर्म MICR का। और MICR का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी और कंप्यूटर अवेयरनेस एग्जाम्स के लिए भी। तो MICR का फुल फॉर्म आपने याद करना है। क्या फुल फॉर्म है इसका? आई रिपीट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका फुल फॉर्म है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पीओएस डिवाइस में आप किस तरह से पेमेंट कर सकते हैं? ये है कार्ड इंसर्ट करके। कार्ड इंसर्ट करके आप देखने बहुत बार पेमेंट किया होगा कि कार्ड आप इंसर्ट करते हैं, फिर आप एक पिन जो है वहां पे टाइप करते हैं और आपका पेमेंट हो जाता है। तो कार्ड इंसर्ट करके आप कैसे पेमेंट करते हैं? जो आपके कार्ड में चिप लगी होती है, वो चिप, उस चिप को क्या बोलते हैं? EMV। EMV का फुल फॉर्म क्या है? यूरोपे, मास्टर कार्ड एंड वीजा। EMV जो आपका उसमें चिप लगी होती है, उसमें आपका डेटा फीड होता है, उसके थ्रू आप कार्ड इंसर्ट करके पेमेंट कर सकते हैं और इसमें आपको एक पिन डालना होता है। ये सेकंड टाइप का पेमेंट है पीओएस डिवाइस से। थर्ड पे जाते हैं। थर्ड वाला है टैप एंड पे। टैप एंड पे पेमेंट है। इसमें आपको कार्ड को बस टच करना होता है डिवाइस पे और आपका पेमेंट हो जाता है। ये कौन सी जो NFC है, NFC हाँ, इसका फुल फॉर्म क्या है? NFC का फुल फॉर्म है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। क्या फुल फॉर्म है इसका? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या फुल फॉर्म है। आप इनके फुल फॉर्म भी जरूर याद करिए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इतने टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं पीओएस डिवाइस से। और NFC के थ्रू आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं बस अपने कार्ड को टैप करके, ठीक है। इसको बोलते हैं टैप एंड पे। और अभी लेटेस्ट जो है इस पे क्वेश्चन ये भी है कि RBI ने इसकी लिमिट क्या कर दी है, मैक्सिमम लिमिट इसकी पेमेंट की। तो पहले इसकी लिमिट थी 2000 रुपये और अभी RBI ने इसकी लेटेस्ट मैक्सिमम लिमिट कर दी है 5000 रुपये, ठीक है। 5000 रुपये कर दी है अभी लिमिट इसकी। कितनी कर दी है? 5000 रुपये। तो ये पीओएस डिवाइस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताए हैं। इनसे भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आ सकते हैं। जो मैंने आपको समझाया है क्वेश्चन में, ये आप जरूर से सुनिए क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पुट अप हो सकते हैं रिगार्डिंग द पीओएस। तो पीओएस डिवाइस के फैक्ट हैं और इसके ज्यादा काफी क्वेश्चंस हैं। अब चलते हैं हमारे कंटेंट पे। तो कंटेंट का फर्स्ट पॉइंट क्या है? द कर्नाटक बैंक हैज लॉन्च्ड एन ऑल इन वन पीओएस। पीओएस का फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पॉइंट ऑफ सेल स्वैपिंग मशीन डब्ड एज ए वाइस पीओएस गो फॉर इट्स मर्चेंट कस्टमर टू प्रोसेस बिजनेस पेमेंट्स। तो कर्नाटक बैंक ने अपने
मर्चेंट ग्राहकों के लिए व्यवसायिक भुगतान संसाधित करने के लिए एक ऑल इन वन पॉइंट ऑफ सेल स्वाइपिंग मशीन वाइस पीओएस गो लॉन्च किया है। सेकेंड है, द प्राइवेट सेक्टर लैंड हैज रोल्ड आउट दिस पीओएस डिवाइस इन कोलैबोरेशन विद एम स्वाइप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो प्राइवेट सेक्टर के ऋणदाता ने एम स्वाइप टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इस पीओएस डिवाइस को रोल आउट किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, द इंट्रोडक्शन ऑफ वाइस पीओएस गो इज yet another step in the direction of expanding the digital payment infrastructure in the country and promote a cashless economy। यानी कि जो वाइस पीओएस गो की शुरुआत देश में डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे के विस्तार और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर से पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है, वाइस पीओएस इज ए कॉम्पैक्ट लाइटवेट एंड यूजर फ्रेंडली डिवाइस डिजाइन टू कीप इन व्यू द स्पेसिफिक कॉस्ट सेंट्रिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैंक एमएसएमई कस्टमर। तो जो वाइस पीओएस गो एक कॉम्पैक्ट, हल्का और उपयोगकर्ता के अनुकूल उपकरण है जिसे बैंक के एमएसएमई कस्टमर्स की विशिष्ट लागत केंद्रित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। आप लोगों को ये पॉइंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने अवेलेबल कराए हैं, जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है उसमें आप लोग कंटेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो कंटेंट से भी पुट अप होते हैं। इसलिए आप लोग कंटेंट को भी जरूर पढ़िए, वीडियो को पॉज करके पढ़िए या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए। ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात कर लेते हैं कर्नाटक बैंक की। तो कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर है मैंगलोर, सीईओ है महाबलेश्वरा एमएस और फाउंडेड इन 18 Feb 1924। ये कर्नाटक बैंक के रिगार्डिंग ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी आपने जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which financial body has approved $112 million loan recently to improve water supply infrastructure in झारखंड। तो झारखंड में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने 112 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि झारखंड में जो है जल आपूर्ति के ढांचे में सुधार के लिए 112 मिलियन अमेरिकी डॉलर को जो लोन है इसको अप्रूव किया है, इसको मंजूर किया है। किसने किया है? तो ये किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एडीबी इज द राइट आंसर। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किया है। द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव साइंड $112 million loan to develop water supply infrastructure and strengthen capacities urban local bodies for improved service delivery in 4 towns in the state of Jharkhand. This is the first project of ADB in the state of Jharkhand. तो जो एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने जो झारखंड राज्य के 4 शहरों में बेहतर सेवा वितरण के लिए जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे को विकसित करने और शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता को मजबूत करने के लिए 112 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं और झारखंड राज्य में एशियन डेवलपमेंट बैंक की यह पहली परियोजना है। तो क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ये अमाउंट भी पूछा जा सकता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने झारखंड राज्य में जो जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे हैं उसमें सुधार के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अमाउंट अगर पूछा जाएगा तो वो कितने मिलियन को दी है? 112 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लोन को मंजूरी दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एडीबी ने। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अमाउंट भी आपने याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि झारखंड जो राज्य है वहां पे एडीबी की यह पहली परियोजना है, यानी कि दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ एडीबी इन द स्टेट ऑफ झारखंड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपने पॉइंट जरूर से पढ़ने हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि द प्रोजेक्ट विल बी एडीबी फर्स्ट अर्बन प्रोजेक्ट इन द स्टेट एंड हेल्प एस्टैब्लिश अ मॉडल फॉर कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई कंबाइंड विद पॉलिसी रिफॉर्म्स फॉर द सस्टेनेबल ऑपरेशन व्हिच कैन बी रेप्लिकेटेड बाय अदर low income states for providing safe drinking water to urban household instead under the national जल जीवन मिशन। तो क्या बोला गया है इसमें कि यह परियोजना जो राज्य में एशियन डेवलपमेंट बैंक की पहली
शहरी परियोजना होगी और स्थायी संचालन के लिए जो नीतिगत सुधारों के साथ संयुक्त जल आपूर्ति के लिए एक मॉडल स्थापित करने में भी मदद करेगी ये परियोजना, जिससे अन्य जो कम आय वाले राज्य द्वारा शहरी परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दोहराया जा सकता है, जैसे कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन योजना के तहत ये परिकल्पित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। बात कर लेते हैं हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है मासुगु अस्कावा, उसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एशियन डेवलपमेंट बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एमडी एंड सीईओ ऑफ द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हु हैज बीन रीअपॉइंटेड टू द पोस्ट बाय आरबीआई फॉर फर्दर 3 years। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ का नाम बताइए जिन्हें अगले 3 वर्षों के लिए आरबीआई द्वारा इस पद पर फिर से नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। किस बैंक के? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ जिनको रीअपॉइंट किया गया है नेक्स्ट 3 years के लिए उसी पद पर, एमडी और सीईओ के पद पर। क्या नाम है उनका? उनका नाम है वी वैद्यनाथन। क्या नाम है? वी वैद्यनाथन। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ये एमडी और सीईओ है, इनको रीअपॉइंट किया गया है। The RBI has granted its approval for reappointment of V. Vaidyanathan as the MD and CEO of the IDFC First Bank. V. Vaidyanathan has been appointed for further period of 3 years, which will be effective from December 19, 2021। तो 19 दिसंबर 2021 से प्रभावी होगा इनका नेक्स्ट जो कार्यकाल है। कब तक के लिए? 3 साल तक के लिए। बात कर लेते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा हैज लॉन्च्ड इट्स डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म अंडर विच नेम टू ब्रिंग ऑल बैंकिंग सर्विसेज अंडर वन रूफ। तो क्या पूछा गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी बैंकिंग सेवाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए किस नाम से अपना डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने, जिसके थ्रू सभी बैंकिंग जो सर्विसेज हैं वो अंडर वन रूफ, एक ही छत के, मतलब सभी बैंकिंग सर्विसेज आपको एक ही जगह पे मिलेंगी। तो उसका क्या नाम है उस प्लेटफॉर्म का? उस प्लेटफॉर्म का नाम है बीओबी वर्ल्ड। बीओबी वर्ल्ड या बॉब वर्ल्ड, बीओबी वर्ल्ड है सही आंसर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म नेम्ड बीओबी वर्ल्ड। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वर्ल्ड, इसको बोलेंगे बॉब वर्ल्ड या बीओबी वर्ल्ड, तो बॉब वर्ल्ड नाम से अपना नया डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। The aim of the platform is to provide all banking services under one roof. The pilot test of the platform began on August 23rd, 2021. Over 220 services will be converged into one single app covering nearly 95% of all retail banking services which can be accessed by customers domestically and globally. तो इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है कि एक ही छत के नीचे सभी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, और इस प्लेटफॉर्म का पायलट परीक्षण 23 अगस्त 2021 को शुरू हुआ और 2020 से अधिक सेवाओं को एक एकल ऐप में परिवर्तित किया जाएगा, जिसमें सभी जो खुदरा बैंकिंग सेवाओं का लगभग 95% शामिल होगा और जिसमें घरेलू और वैश्विक स्तर पर ग्राहकों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। किसका क्या नाम है इसका प्लेटफॉर्म का नाम है, इस डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म का नाम है बॉब वर्ल्ड। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा, गुजरात में। चेयरमैन है हसमुख आधिया और इसके एमडी सीईओ कौन है? संजीव चड्डा। किसके? बैंक ऑफ बड़ौदा के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी हैज रिसेंटली अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन as additional financing to scale up the improvement of rural connectivity in Maharashtra। तो एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र में ग्रामीण कनेक्टिविटी के सुधार को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में कितनी राशि के ऋण को मंजूरी दी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है लोन्स एंड एग्रीमेंट वाले, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपने जरूर से देखने हैं
कि कितना लोन दिया है किसने, ठीक है। तो ये क्या पूछा गया है कि एडीबी ने दिया है, और कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में जो ग्रामीण कनेक्टिविटी है उसको सुधार को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में कितनी राशि के ऋण को मंजूरी दी है, तो वो दी है $300 मिलियन। क्या सही आंसर इसका हो जाएगा? $300 मिलियन। The Government of India and the ADB have signed a 300 million loan as additional financing to scale up the improvement of rural connectivity to help boost the rural economy in the state of Maharashtra. This is in addition of $200 million financing approved by ADB in August 2019. तो क्या बोला गया है कि भारत सरकार और एडीबी ने महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अगस्त 2019 में एडीबी द्वारा अनुमोदित 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण के अतिरिक्त है। तो अमाउंट कितना है? $300 मिलियन। अदर पॉइंट है कि महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए जो अतिरिक्त वित्त पोषण है वो 34 जिलों में अतिरिक्त 1100 ग्रामीण सड़कों और 230 पुलों की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर में सुधार करने में मदद मिलेगी। यानी कि द एडिशनल फाइनेंसिंग फॉर द ऑनगोइंग महाराष्ट्र रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट विल हेल्प इंप्रूव इन एडिशनल 1100 rural roads and 230 bridges for a total length of 2900 kilometers in 34 districts. तो ये पॉइंट्स जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि अगस्त 2019 में $200 मिलियन के वित्त पोषण के साथ चल रही परियोजना पहले से ही पूरे महाराष्ट्र में 2100 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की स्थिति और सुरक्षा में सुधार को रखरखाव कर रही है। तो ये कब की है? अगस्त 2019 में जो $200 मिलियन की स्वीकृति की गई थी। बात करें एडीबी की तो प्रेसिडेंट मात्सुको योशिकावा और हेडक्वार्टर है यहाँ पे फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how many merchant bankers have been appointed by the government to manage the initial public offering IPO of LIC? क्या फुल फॉर्म है IPO का? IPO का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो LIC की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा कितने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की गई है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कितनी की गई है? 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की गई है। किस लिए? तो LIC की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी कि IPO के प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की गई है। The Government of India has appointed 10 merchant bankers for managing the initial public offering of Life Insurance Corporation यानी कि LIC. The IPO of LIC is likely to be launched in the January-March quarter of 2022. The role of merchant bankers in the case of IPO of issue management, promotional activities, credit syndication, project counseling and portfolio management etc. तो जो भारत सरकार ने LIC के सार्वजनिक प्रस्ताव इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO के प्रबंधन के लिए 10 मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की है। तो LIC का IPO 2022 की जनवरी-मार्च तिमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है। तो कब तक लॉन्च होगा LIC का IPO? 2022 की जनवरी-मार्च तिमाही में लॉन्च होने की उम्मीद है। और इस IPO के मामले में मर्चेंट बैंकरों की जो भूमिका है वो इशू मैनेजमेंट, प्रमोशनल एक्टिविटीज, क्रेडिट सिंडिकेशन, प्रोजेक्ट काउंसलिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आदि की रहेगी। किसकी? तो जो IPO के मामले में जो मर्चेंट बैंकर है उनकी जो भूमिका है। तो इन मर्चेंट बैंकरों के नाम भी मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोग जरूर से देखिए वीडियो को पॉज करके या फिर PDF डाउनलोड करके कि मर्चेंट बैंकरों के क्या नाम है। फर्स्ट है गोल्डमैन सैक्स सिक्योरिटीज और सेकंड है सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, थर्ड है नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज इंडिया, फोर्थ है SBI कैपिटल, नेक्स्ट है GM फाइनेंशियल, एक्सिस कैपिटल, नेक्स्ट बोफा सिक्योरिटीज, नेक्स्ट JP मॉर्गन इंडिया, नेक्स्ट है ICICI सिक्योरिटीज और लास्ट है कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which bank has partnered with NSIC to provide credit support to MSMEs? तो MSMEs को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक ने NSIC के साथ भागीदारी की है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो की है HDFC बैंक ने। किस बैंक ने की है? HDFC बैंक ने। MSMEs को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए HDFC बैंक ने NSIC के साथ भागीदारी की है। NSIC का फुल फॉर्म है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। तो HDFC Bank have signed a MOU with National Small Industry Corporation for providing credit support to the micro, small, medium enterprises यानी कि MSME सेक्टर। तो HDFC Bank ने MSME के क्षेत्र में ऋण सहायता प्रदान करने के लिए NSIC के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। The branches of HDFC Bank will extend support to the MSME project in the areas they are located in and to other important industrial sectors across the country। तो HDFC बैंक की जो शाखाएं हैं वो इन क्षेत्रों में MSME परियोजना और देश भर के अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में सहायता प्रदान करेंगी। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप लोग देख सकते हैं। हम बात करते हैं HDFC बैंक की। तो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। MD CEO है शशिधर जगदीशन और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। किसका है? HDFC बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एज पर द S&P ग्लोबल रेटिंग्स। तो वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार कितनी है? तो कितनी है? 9.5% इज द राइट आंसर। तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स हैज रिवाइज्ड इंडियाज growth forecast and now expects the economy to grow 9.5% in 21-22 financial year 22 at 7.0% in financial year 23। तो S&P ग्लोबल ने भारत के विकास पूर्वानुमान को रिवाइज किया है और अब भारतीय अर्थव्यवस्था के 2021-22 में 9.5% और 2023 में 7% की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई है। किसने? S&P ग्लोबल ने। तो अभी जो मैं आपको जीडीपी प्रेडिक्शन बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इसको आपने देख के जाना है क्योंकि करंट जो आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे उसमें जो भी जीडीपी प्रोवाइड कराई जाएगी जीडीपी प्रेडिक्शन वो इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम्स, क्योंकि अभी आपका जल्द ही आने वाला है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज टेकन पब्लिक सेक्टर लेंडर डैश आउट ऑफ द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी कि PCA फ्रेमवर्क ऑन इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल एंड क्रेडिट प्रोफाइल। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय और क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता डैश को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई PCA ढांचे से बाहर कर दिया है। किसको किया है? यूको बैंक को किया है। किसको किया है? यूको बैंक को। तो RBI हैज टेकन पब्लिक सेक्टर लेंडर यूको बैंक आउट ऑफ द PCA। PCA क्या है? फुल फॉर्म प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। PCA का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म बन जाएगा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क ऑन इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल एंड क्रेडिट प्रोफाइल। तो RBI ने जो पब्लिक सेक्टर बैंक है यूको बैंक को अपने वित्तीय और क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार के चलते PCA ढांचे से हटा दिया है। PCA हटा दिया है किसका? यूको बैंक का। द डिसीजन गिव्स द बैंक मोर फ्रीडम फॉर लैंडिंग स्पेशली टू कॉर्पोरेशंस एंड ग्रो द नेटवर्क सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। तो ये निर्णय बैंक को ऋण देने विशेष रूप से निगमों को और निर्धारित मानदंडों के अधीन नेटवर्क को विकसित करने के लिए अधिक स्वतंत्रता देता है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके देख लेते हैं कि यूको बैंक के PCA से बाहर निकलने के बाद दो बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया PCA के अंतर्गत रखे गए हैं। तो ये दो बैंक हैं जो PCA के अंतर्गत हैं और यूको बैंक PCA से बाहर हो गया है। और इससे पहले भी RBI ने उच्च नेट परफॉर्मिंग एसेट्स और नेगेटिव रिटर्न्स ऑफ एसेट्स के कारण मई 2017 में कोलकाता स्थित ऋणदाता को PCA में डाल दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है द सेंट्रल बैंक यूजेस द PCA फ्रेमवर्क टू रीन इन द बैंक्स दैट हैव ब्रीच्ड सर्टेन रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड्स इन बैड लोन्स एंड कैपिटल एडिक्वेसी।
तो जो केंद्रीय बैंक और उन बैंकों पर लगाम लगाने के लिए पीसी ढांचे का उपयोग करता है और जिन्होंने खराब ऋण और पूंजी पर्याप्त में कुछ नियामक सीमाओं का उल्लंघन किया है। बात कर लेते हैं यूको बैंक की। तो यूको बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। एमडी सीईओ है अतुल कुमार गोयल, फाउंडर है घनश्याम दास बिरला और फाउंडेड इन 6 जनवरी 1943। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यूको बैंक के रिगार्डिंग जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपने जरूर देखना है और जरूर वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Tata AIA Life Insurance has announced the signing of a multi-year brand partnership with Indian athlete and Olympic gold medalist Dash as its brand ambassador। तो जो टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस ने भारतीय एथलीट और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता डैश के साथ अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बहुवर्षीय ब्रांड साझेदारी पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। किसके साथ की है? नीरज चोपड़ा के साथ। गोल्ड मेडलिस्ट, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा इज द राइट आंसर। द AIA Life Insurance has announced the signing a multi-year brand partnership with Indian athlete and Olympic gold medalist Neeraj Chopra as its brand ambassador। हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक में उनकी ऐतिहासिक जीत हुई है नीरज चोपड़ा की, इसके बाद यह साझेदारी चैंपियन भाला फेंकने वाले के साथ हस्ताक्षर करने वाली पहली ब्रांड साझेदारी भी है। और नीरज चोपड़ा क्लोजली एम्बॉडीज टाटा AIA विजन ऑफ इनेबलिंग ड्रीम्स एंड इंस्पायरिंग हेल्थियर एंड हैप्पियर लिव्स एंड इट्स कोर वैल्यू ऑफ पैशन फॉर एक्सीलेंस। और उन्होंने लगातार उच्च मानक स्थापित किए हैं अपने खेल के प्रति समर्पण के माध्यम से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who has been appointed as the economic advisor by the आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। वो किया गया है रजनीश कुमार को। किसको किया गया है? रजनीश कुमार। रजनीश कुमार कौन है? तो SBI के पूर्व चेयरमैन थे रजनीश कुमार। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये है रजनीश कुमार। द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड रजनीश कुमार एज इट्स इकोनॉमिक एडवाइजर। अ फॉर्मर SBI चेयरमैन रजनीश कुमार टेन्योर इज द कैबिनेट रैंक पोजीशन फॉर 2 years। तो SBI के जो चेयरमैन थे रजनीश कुमार, उनको किसने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने अपना इकोनॉमिक एडवाइजर यानी कि आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। और SBI के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार का जो कैबिनेट रैंक का पद है वो कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए है। और रजनीश कुमार हु हैड रिटायर्ड एज SBI चेयरमैन इन अक्टूबर 2020, पिछले साल 2020 अक्टूबर 2020 में वो SBI की चेयरमैनशिप या अध्यक्ष पद से रिटायर हुए थे। और अभी वर्तमान में वो हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन यानी कि हांगकांग HSBC, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन को शॉर्ट में बोलेंगे HSBC में एक स्वतंत्र गैरकारी डायरेक्टर है। और वह 1980 में एक प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में वो SBI में शामिल हुए थे। कौन? रजनीश कुमार। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं रजनीश कुमार ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which among the following banks has ranked 1 in the MEITY Digital Payment Scorecard for the months of February and March 2021। तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने फरवरी और मार्च 2021 के महीनों के लिए MEITY डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड में पहला स्थान प्राप्त किया है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। वो किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो क्या पूछा गया है कि MEITY डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड में फरवरी और मार्च मंथ में 2021 में किसने पहली रैंक हासिल की है? वो की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो बैंक ऑफ बड़ौदा announced that the bank has ranked #1 with a total of 86% marks on the scorecard issued by the Ministry of Electronics and Information Technology। MEIT का फुल फॉर्म है ये, क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च 2021। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कोर कार्ड 44 को डिजिटल व्यवसाय पर विभिन्न मापदंडों पर रैंक करता है। पिछले साल इस अवधि में बैंक ऑफ बड़ौदा MEIT द्वारा औसत का दर्जा दिया गया था, जिसे अब अच्छा के रूप में अपग्रेड किया गया है। यानी कि द स्कोर कार्ड रैंक्स 44 बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन
फॉरेन बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, स्मॉल बैंक्स जो है ये वेरियस पैरामीटर ऑन द डिजिटल बिजनेस इन द same period last year. Bank of Baroda was rated average by the MEIT, which was now been upgraded as a good. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू एमडी ऑफ एक्सिम बैंक. एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया. तो भारतीय निर्यात आयात बैंक के नए एमडी के रूप में किसे नामित किया गया है? वो किया गया है हर्षा भूपेंद्र बंगारी. किसको? हर्षा भूपेंद्र बंगारी को जो है एक्सिम बैंक के एमडी के रूप में नामित किया गया है. The government has appointed Harsha Bhupendra Bangri as the new MD of the Exim Bank. Before this, Bangari was posted as Deputy Managing Director at Exim Bank. तो केंद्र सरकार ने हर्षा भूपेंद्र बंगारी को भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एक्सिम बैंक का एमडी नियुक्त किया है. इससे पहले हर्षा भूपेंद्र बंगारी एक्सिम बैंक में उप प्रबंधक निदेशक के पद पर तैनात थे. उन्हें 3 साल की अवधि के लिए यह सरकार के अगले आदेश तक नियुक्त किया गया है. बात करें यहाँ पे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की, एक्सिम बैंक की. तो एक्सिम बैंक फाउंडेड इन 1 जनवरी 1982 और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में. किसका? एक्सिम बैंक का. नेक्स्ट क्वेश्चन है LIC has bought 3.9% share of which bank recently? तो LIC ने हाल ही में किस बैंक के 3.9% शेयर खरीदे हैं? तो LIC ने अभी 3.9% शेयर किसके खरीदे हैं? बैंक ऑफ इंडिया के. LIC has bought 3.9% share of the Bank of India through open market acquisition. तो LIC ने खुले बाजार अधिग्रहण के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया के 3.9% शेयर खरीदे हैं. Before this acquisition, LIC held about 3.17% stake in the Bank of India. तो इस अधिग्रहण से पहले LIC के पास बैंक ऑफ इंडिया में करीब 3.17% की हिस्सेदारी थी. अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके. बात करें LIC की, तो LIC का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में. फाउंडेड 1 सितंबर 1956. चेयरमैन है LIC के MR कुमार. इंपॉर्टेंट है कि कौन चेयरमैन है? वो है MR कुमार. और फाउंडेड कब स्थापना दिवस है? वो है 1 सितंबर को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है Which company has launched India's first digital payment interactive geospatial platform named Pulse? तो किस कंपनी ने पल्स नाम से भारत का पहला डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव भूस्थानिक मंच लॉन्च किया है? वो किया है फोन पे ने. किसने किया है? फोन पे ने किया है. PhonePe has launched a platform named PhonePe Pulse. Pulse is India's first interactive platform with data insights and trends on digital payments. तो PhonePe ने हाल ही में PhonePe Pulse नाम का एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. पल्स डिजिटल भुगतान पर डेटा निगरानी और ट्रेंड वाला भारत का पहला इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है. कौन सा? PhonePe Pulse. और यह प्लेटफॉर्म भारत के इंटरैक्टिव मानचित्रों पर ग्राहकों द्वारा 2000 करोड़ से अधिक डिजिटल लेन देन दिखाता है. और फोनपे ने पल्स रिपोर्ट भी लॉन्च की है जो पिछले 5 वर्षों में डिजिटल भुगतान के विकास पर एक गहन अध्ययन भी है. नेक्स्ट पॉइंट है कि इस रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी है कि 2016 के बाद से पूरे भारत में डिजिटल भुगतान कैसे विकसित हुआ और इसमें विस्तृत भौगोलिक और श्रेणी विशिष्ट रुझान शामिल हैं. वेबसाइट और रिपोर्ट में अंतर्दृष्टि 2 प्रमुख स्रोतों से ली गई है. फोनपे के व्यापारी और ग्राहक के साथ संयुक्त लेन देन डेटा की संपूर्णता. बात करें फोनपे की तो फोनपे के सीईओ हैं समीर निगम और फोनपे का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है The 24th meeting of the Financial Stability and Development Council was held recently. Who is the chairperson of this FSDC? तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी. इस FSDC के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर. कौन है? वित्त मंत्री या फिर फाइनेंस मिनिस्टर. द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमण हैज चेयर्ड द 24th meeting of the Financial Stability and Development Council.
तो केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है। और वित्त मंत्री ने एफएसडीसी अध्यक्ष हैं, वह एफएसडीसी उप समिति की अध्यक्षता आरबीआई के गवर्नर द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है इसकी अध्यक्षता? वो की जाती है आरबीआई के गवर्नर द्वारा, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इसकी अध्यक्ष हैं। एफएसडीसी की बात करें तो एफएसडीसी का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। तो किसी भी वर्ड का जो है उसका फुल फॉर्म अगर आता है तो आपने जरूर पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं फुल फॉर्म्स। तो एफएसडीसी की क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट पॉइंट है कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद वित्तीय स्थिरता बनाए रखने, अंतर नियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के लिए इस तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित शीर्ष स्तर का मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी विच इज एक्वायरिंग द एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो उस कंपनी का नाम बताइए जो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का अधिग्रहण कर रही है। वो कौन सी कंपनी कर रही है? एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। कौन सी? एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। एचडीएफसी लाइफ हैज अनाउंस्ड to acquire 100% stake in Exide Life Insurance Company in stock and cash deal rupees 6,807 करोड़। तो HDFC लाइफ ने जो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में स्टॉक और नकद सौदे में 6,887 करोड़ रुपए में 100% हिस्सेदारी हासिल कर खरीदने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें अमाउंट पूछा जाएगा तो कितना है? 6,887 करोड़ रुपए में। ठीक है, और इसके बाद एक्साइड लाइफ का जो विलय हुआ है, मर्ज हुआ है, वो एचडीएफसी लाइफ के साथ किया जाएगा जो नियामक मंजूरी के अधीन होगा। तो किसके साथ हो रहा है इसका? एक्साइड का ये हो रहा है एचडीएफसी लाइफ के साथ ये मर्ज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रॉम द टोटल डील वैल्यू ऑफ 6,887 करोड़ एचडीएफसी लाइफ विल पे रुपीज 725 करोड़ इन कैश व्हाइल द बैलेंस अमाउंट विल बी इन फॉर्म ऑफ शेयर। तो जो कुछ डील वैल्यू है जिस पर 6,887 करोड़ रुपए में एचडीएफसी लाइफ 725 करोड़ रुपए नकद में देगी, जबकि बाकी रकम जो है वो शेयरों के रूप में होगी। और इसी की क्वेश्चन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। बात करें एचडीएफसी लाइफ की तो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, सीईओ है विभा पडलाकर और इसको फाउंडेड इन 2000। ये किसके रिगार्डिंग है? एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एसडीआर एलोकेशन मेड बाय आईएमएफ टू इंडिया। एसडीआर का फुल फॉर्म देख लीजिए, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स फुल फॉर्म होता है किसका? एसडीआर का। तो आईएमएफ द्वारा भारत को किया गया कुल विशेष आहरण अधिकार एसडीआर आवंटन कितना है? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? एसडीआर 12.57 बिलियन इज द राइट आंसर। The IMF has made an allocation of SDR 12.57 to India. With this, the total SDR holding of India has gone up to SDR 13.66 billion, equivalent to around 19.41 billion dollar. तो IMF ने भारत को विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDR स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के रूप में 12.57 बिलियन का आवंटन किया है, और इसके साथ ही भारत की कुल एसडीआर होल्डिंग कितनी है? 13.66 अरब एसडीआर यानी कि 19.41 अमेरिकी डॉलर के बराबर हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एसडीआर भारत की विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के घटकों में से एक है, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार भी अब बढ़ गया है। आईएमएफ ने अपने सदस्य देशों को कुल एसडीआर 456 बिलियन आवंटित किया है, इसमें भारत को एसडीआर 12.57 मिला है, यानी कि एसडीआर इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द Foreign Exchange Reserve of India. Hence, the Foreign Exchange Reserve has also increased now. IMF has allocated a total SDR 456 billion to all its member countries, out of which India has got SDR 12.57.
बात करें आईएमएफ की, तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएस में। इसके डायरेक्टर एंड चेयरमैन, एमडी और चेयरमैन कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। और चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ। किसकी बात हो रही है? आईएमएफ की। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आज हमने सितंबर मंथ के बैंकिंग एंड करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट कवर किया है और इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो जल्द ही मैं आपके एग्जाम से पहले 23 सितंबर तक आपके लिए थर्ड पार्ट भी लेके आऊंगी, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखिए और इस वीडियो को भी आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिए। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और हमारे प्रीवियस वीडियोस जो आए हैं, जैसे लास्ट 6 मंथ कंप्यूटर वीडियो और कंप्लीट स्टार्टिंग बैंकिंग एंड करेंटली जो चल रहा है करंट अफेयर्स वीडियो, ये वीडियो भी आप लोग जरूर देखिए। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल का नाम अदर स्टूडेंट्स को जरूर बताइए, जिससे और लोग तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सके। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, जीमेल। व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।